So good morning students. So in today's lecture we are going to discuss the data distribution. अब मेन जो प्रॉब्लम आती है मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल और व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ ट्रेनिंग डेटा सेट और वैलिडेशन डेटा सेट। तो बेसिकली जो डेटा सेट होता है वो दो तरीके का होता है। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। सो बेसिकली डेटा सेट वी हैव ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट और दूसरा होता है मेरा टेस्ट डेटा सेट, जिसको हम वैलिडेशन डेटा सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वंस विल गेट द डेटा, तो सबसे पहले डेटा एग्रीगेशन होगा, डेटा कलेक्शन होगा, उसके बाद एक्सट्रैक्शन होगा। एक्सट्रैक्शन मतलब कि प्री प्रोसेसिंग होगी डेटा की, देखेंगे हम, चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस, कोवेरिएंस एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद किस तरीके का इन्फ्लुएंस है अमंग द वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आउटकम वेरिएबल कैसा होने वाला है, मतलब जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मेरा y है, वो किस तरीके का रहने वाला है। तो वेदर इट विल बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मतलब कि अगर क्वांटिटेटिव है तो वो एक कंटिन्यूस होगा और अगर क्वालिटेटिव है तो वो कैटेगोरिकल होगा, यस या नो के अंदर उसका आएगा। तो जब मैं कैटेगोरिकल की बात करता हूँ तो क्लासीफायर हमारे पिक्चर में आ जाता है। वैसे तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज देयर एज फार एज रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल इज कंसर्न, लेकिन हर बार क्या होता है कि लाइन इक्वेशन नहीं बनती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो लाइन इक्वेशन है दैट विल नेवर बी क्रिएटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द रियल टाइम वर्ल्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्लासीफायर्स को यूज़ करते हैं हम लोग। विल टेक द हेल्प ऑफ क्लासीफायर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था नेव बायस होता है, KNN होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM है, डिसीजन ट्री है। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर हम उसमें से देख सकते हैं कि विच विल बी अप्रोप्रिएट क्लासीफायर अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा डेटा सेट होता है, डेटा सेट आर नथिंग बट द मैट्रिक्स। तो मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ बता दूं कि जो हमारा डेटा सेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ों में बटा हुआ होता है। सबसे पहले तो होता है कॉलम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फीचर्स बोल सकते हैं उसको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से। ठीक है, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होता है वो रो होता है। रो इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितने हैं मेरे, जिसको हम n से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो मेरा जो मुझे डिनोट करेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। तो जब मैं इसको रो इनटू कॉलम में देखूंगा तो रो इनटू कॉलम इज नथिंग बट माय मैट्रिक्स। तो बेसिकली ये मेरी मैट्रिक्स है, और इसको समझने के लिए हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा पता होना चाहिए। वी नो द व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स आर नथिंग बट माय कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वी कैन हैव अ इन्फेरेंस, वी कैन कैलकुलेट और वी कैन डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, किस तरीके से उनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से है। अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूं तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर इफ यू सी द इक्वेशन, इट इज नथिंग बट इट इज बीटा ज़ीरो। ठीक है, ये B0 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज नथिंग बट बीटा ज़ीरो प्लस बीटा 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा बीटा 0 है और जो मेरा बीटा 1 है, दीज आर नथिंग बट माई कोफिशियंट्स। और अगर मैं लाइन इक्वेशन के बारे में रिस्पेक्ट में बात करूँ तो दीज आर नथिंग बट माई इंटरसेप्ट और एंड द स्लोप। तो जब मैं इनको कलेक्टिवली बात करूंगा इन द मशीन लर्निंग टर्म्स, तो ये इट इज़ नोन एज B0 एंड बीटा 1। तो दीज आर नोन एज द कोफिशियंट्स। तो मैं इनको कोफिशियंट्स को कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मेरे पास y होगा, मेरे पास x है, अभी मेरे पास बीटा 0 और बीटा 1 नहीं है। तो मैं बीटा 0 और बीटा 1 कैलकुलेट करूंगा, विच इज़ नथिंग बट माई बीटा हैट एंड B1 हैट। तो जब मेरे पास B1 हैट को कंप्यूट कर लूँगा, मैं B0 हैट को कंप्यूट कर लूँगा,
तो दीज आर नथिंग, हैट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए वाई हैट, ये बेसिकली इसके ऊपर आता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर बीटा 0 हैट कैलकुलेट कर लूँगा और उसके बाद मैं बीटा 1 हैट को कैलकुलेट कर लूँगा और उसके बाद मैं, मेरे पास बीटा हैट होगा, मेरे पास b1 हैट होगा और x होगा और उससे मैं क्या करूँगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू करूँगा। तो ये y हैट इज़ नथिंग बट माई आउटकम, दिस इज़ माई प्रिडिक्शन, ठीक है। तो y हैट जो होगा वो मेरा किसी एक डेटा सेट, जो मेरा एक पॉपुलेशन होगा उसका एक सैंपल होगा, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर कॉलम होगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कैलोरी, तो ऑन द बेसिस ऑफ द हार्ट रेट और मैं क्या ईट कर रहा हूँ और क्या मेरा हाइट है, क्या वेट है, अकॉर्डिंग टू इट, और कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरी कितनी कैलोरी बर्न होगी। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में कैलोरी बर्न जो हो गया वो मेरा एक आउटपुट वेरिएबल हो गया, विच इज़ नथिंग बट माई वाई। तो उसको मैं स्प्लिट कर लूँगा ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट के अंदर, और उसके बाद मैं b0 और b1 कंप्यूट करूँगा और उसके बाद मैं वाई हैट को कंप्यूट करूँगा। बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग में नहीं आएगी, बट फ्रॉम द कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा, जिसमें कि मैट्रिक्स अलजेब्रा आ जाता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टुडे विल गोइंग टू स्टार्ट विद अ डेटा सेट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो आती है डेटा सेट की, कि डेटा सेट कहाँ से मिलेगा हम लोगों को। मैंने आप लोगों को पूछा भी था कि आप जाएं और गूगल पे सर्च करें कि डेटा सेट कहाँ से हम लोगों को मिल सकता है। तो आप अभी भी, वो असाइनमेंट पेंडिंग है, आप लोगों को मुझे बताना है कि कहाँ से डेटा सेट मिलेगा। एनीवे, सो अभी मैं ये मानता हूँ कि मेरे को कहीं से भी डेटा सेट नहीं मिलता है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो पाइथन विल प्रोवाइड मी अ फीचर जिससे कि मैं अपने खुद के डेटा सेट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, और खुद से ही मैं उसको क्रिएट करके और उससे बना सकता हूँ चीज़ें, और उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बट दिस इज़ ऑल रैंडम, ठीक है, वो सारा का सारा रैंडम होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे को एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन के ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है कि लेट सपोज कि अ पर्सन इज कोविड पॉजिटिव और नॉट, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मेरा जो पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि जो मेरा आउटकम है, देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्या है कि इंट्रोडक्शन मिल जाएगा मशीन लर्निंग के बारे में, हम क्या करने जा रहे हैं। तो लेट सपोज कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे को ये चेक करना है, डिटेक्ट करना है कि वेदर माई पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो आउटकम आने वाला है वो कोविड आने वाला है। तो जो मेरा वाई वेरिएबल होगा, दिस इज़ नथिंग बट माई वाई वेरिएबल, ठीक है। तो ये मेरा वाई है। तो ये बेसिकली किस तरीके से होने वाला है, कैटेगोरिकल होने वाला है, या तो 0 होगा या फिर वो 1 होगा, या तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है, पॉजिटिव अगर होगा तो वो 0 होगा, नेगेटिव होगा तो वो 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को डेटा निकालना है। तो अब ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आउटपुट वेरिएबल है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, ये मेरा डिपेंड करेगा RT-PCR जो मेरे रिपोर्ट आएगी उस पर आएगा, एंटीजन टेस्ट होता है उस पर आ सकता है, और अगर अपन डिटेल में जाएं तो ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद अपन पल्स रेट भी देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल देखने से, पल्स रेट देखने से भी हमें पता चल जाता है कि हाँ ऑक्सीजन लेवल डाउन है, तो माइट भी पॉसिबल कि हम लोग कोविड पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसके बाद और अगर अपन डिटेल में जाएं तो निमोनिया चेक कर सकते हैं कि निमोनिया किस तरीके से है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो और ABC की फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब ABC मतलब कि माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर एक्यूट है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। अभी तो यहाँ 2 ही कैटेगरी थी, अब ये 3 कैटेगरी हो गई। तो 3 कैटेगरी में भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा स्टूडेंट, इसका सर्वे होता है, ठीक है। एक सर्वेयर टीम होगी मेरी, वो लेट सपोज के मेरे को झालावाड़ का कैलकुलेट करना है, तो झालावाड़ के कोविड जो वार्ड है वहाँ पे बैठेगी, और डेली के डेली जितने, जैसे मान लीजिए ऑन एन एवरेज यहाँ पे हमारे यहाँ 600 के अराउंड डेली सैंपल्स आते हैं, और उसको हम चेक करते हैं। तो वो डेली कम से कम साल भर की अगर मैं रिपोर्ट उनसे मांगूँ तो मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी साल 1.5 साल की, क्योंकि ये 2020 के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है और आज 2021 चल रहा है। तो 1.5 साल का मेरे को डेटा मिल जाएगा। सो दैट इज़ माई डेटा सेट, ठीक है ना। तो वो मेरा एक डेटा सेट इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो वो होता है जब मैं सर्वे करता हूँ और उसको लेके बैठता हूँ, तब जाके होता है, ठीक है।
तो अभी क्या है कि ये जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ ये तो एक रैंडम है, जस्ट टू नो कि किस तरीके से हमें डेटा सेट को क्रिएट, मतलब किस तरीके से डेटा सेट के साथ खेला जाता है, उसको सिखाने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक रैंडम डेटा सेट हम क्रिएट कर सकते हैं। रैंडम नंबर्स मैंने आप लोगों को बताया था, रैंडम नंबर्स बेसिकली रैंडम नहीं होते, बट लॉजिकली उनको कंप्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो रैंडम रैंडम नंबर्स कहलाते हैं। तो रैंडम नंबर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो डिस्क्रीट होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, और अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूं तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। ठीक है, पहले के केस में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें वो कैलकुलस भी होना पता होना चाहिए। ठीक है, बट दिस कैलकुलस और ऑल दीज आर पार्ट ऑफ बियॉन्ड द सिलेबस। ठीक है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इफ़ यू वांट तो मैं आपको सेपरेटली मैथ्स क्लास लेके समझा सकता हूँ कि व्हाट यू मीन बाय इंटीग्रेशन। आप खुद सोचिएगा कि आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने पढ़ी है 11th-12th में कैलकुलस पढ़ी है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? क्यों हम इंटीग्रल करते हैं, क्यों हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ना है एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, तो मैथ्स इज़ फन करके एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है, यू कैन गो टू दैट वेबसाइट। उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस, बहुत अच्छा समझाया है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो बेसिकली ये क्या है, y क्या है मेरा, y बेसिकली मेरा fx है। ठीक है, तो fx मतलब मेरा फंक्शन है वो, जो कि x की वैल्यू के साथ साथ चेंज होगा। ठीक है, तो y इज नथिंग बट माई fx। तो अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में बात करूं तो मेरा fx क्या हो गया, तो fx मेरा हो गया mx प्लस सी। ठीक है, और जब भी मैं कोई प्लेन लाइन बनाता हूँ, और जब भी मैं डेटा पॉइंट्स की बात करता हूँ, तो डेटा पॉइंट्स के अंदर हम लोग ग्राफ जब क्रिएट करेंगे तो हमें स्लोप करना होता है कैलकुलेट। तो स्लोप कैलकुलेट करने का क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं बात करूँ तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस तरीके से मेरे को जो स्लोप है वो कैलकुलेट हो जाती है। और इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है जब x इक्वल्स टू 0 होता है। तो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो बट ऑब्वियस है कि वो y पे लाई करेगा, तो वो मेरा इंटरसेप्ट होगा। तो y एक्सेस को कब मेरा जो लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कट करेगी, वो मेरे को पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों से बात करी थी, वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी बायस और वेरिएंस की। तो बायस और वेरिएंस में अगर हाई बायस है, ठीक है, अगर हाई बायस है तो जो मेरा मॉडल होगा वो होगा अंडरफिट, और अगर वो हाई वेरिएंस है, मैंने वेरिएंस आपको समझाया था वेरिएंस क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरिएंस बेसिकली इसका जो किस तरीके से वेरिएबिलिटी है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, जब मैं मीन ले लेता हूँ, मीन के बाद कितनी दूर स्प्रेडिंग हो रहा है मेरा डेटा पॉइंट्स, दैट इज नोन एज वेरिएंस। तो अगर हाई वेरिएंस होगा तो मेरा, मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेनिंग डेटा सेट में जब हाई वेरिएंस होता है तो वह बिल्कुल उन्हीं डेटा पॉइंट्स को फॉलो करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ओवरफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरफिट भी बहुत ही हार्मफुल होता है मेरे आउटकम के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। तो मेरे को किस तरीके का बनाना होता है, ऑप्टिमल फिटिंग वाला जो है मॉडल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो बताए थे बेसिकली जो मेरे रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं, जिसमें लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल कम होते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, हाई बाइसिंग होती है और हाई वेरिएंस होता है। ठीक है, तो हाई वेरिएंस और हाई बाइसिंग नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। एनीवे, सो लेट्स डाइव इनटू द कोडिंग पार्ट। तो मैं आप लोगों को एक रैंडम के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं एक रैंडम नंबर्स आपको बताता हूँ किस तरीके से बनते हैं। तो हम एक अरे क्रिएट करेंगे जो इसमें 250 रैंडम फ्लोट नंबर्स होंगे बिटवीन 0 to 5। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इम्पोर्ट numpy एज np करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास numpy आ गया है, और मैंने एक्स वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे, और np डॉट रैंडम करके एक मेथड होता है इसके अंदर, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली मेरा डेटा क्रिएट हो जाएगा, यूनिफॉर्म।
तो इसमें मैंने फ्लोट की बात करी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.0 फ्लोट हो गया, और मेरे को 0 to 5 में चाहिए तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद मेरे को लिख दिया 250। तो बेसिकली अगर मैं इसको इंटरप्रेटेट करूँगा तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होगा कि मेरे को 0 से 5 की रेंज में फ्लोट नंबर चाहिए, इसलिए मैंने 0.0 लिखा, और कितने नंबर चाहिए मेरे को 250 नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स करूँगा, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो देखिए आप, नंपाई ने मेरे को 250 नंबर्स क्रिएट करके दिखा दिए, तो मैं यहाँ पे 250 ना क्रिएट करके 10 नंबर्स ही दिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 10 नंबर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करें जो कि 0 से 5 के बीच में है, तो देख सकते हैं 4.5, 0.8, 2.2, 4.4 और ये इस तरीके से आ गया। तो ये मेरे रैंडम नंबर क्रिएट हो गए। अब अगर मेरे को इसके अंदर, मान लीजिए अगर मेरे को इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब मीन अगर कैलकुलेट करना है, तो मैं देख सकता हूँ x इक्वल्स टू np डॉट मीन, और यहाँ पे मैं x लिख दूंगा। सॉरी, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, या x और y नहीं लेके मैं z ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट z कर देता हूँ। सो मेरे पास आ गया मीन। तो मीन से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 2.6 मेरा मीन आया है, 4.5 है। अब मेरे को यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, np.std और x, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट z कर दूंगा। तो हियर वी कैन सी दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.3, तो मतलब काफ़ी कम है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका मतलब वेरिएंस भी काफ़ी कम है इसके अंदर। तो अगर मेरे को वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वेरिएंस मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। वेरिएंस कैलकुलेट करने का क्या होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। तो आप जब 1.312 का आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिल जाएगी, वेरिएंस की मिल जाएगी। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट आवर ओन डेटा, और ये लेस वेरिएंस है, मैं इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगा सकता हूँ, लेकिन हम अभी लीनियर रिग्रेशन नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक पार्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसका लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये 100 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 100 वैल्यूज़ को अगर मुझे विजुअलाइज करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजुअलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें इंपोर्ट करूँगा। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर जो भी विजुअलाइजेशन हम करते हैं, कोई भी हम ग्राफ अगर क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए होती है मैट प्लॉट लिब। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। ठीक है, तो मैथ्स का प्लॉट लाइब्रेरी है प्लॉटिंग करने के लिए, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखूंगा कि किस तरीके से मेरे को विजुलाइज करूँगा इसको, और विजुलाइज करने के लिए मैं लिखूंगा PLT। तो मुझे किस तरह का ग्राफ क्रिएट करना है, किस तरह का ग्राफ देखना है, तो मैंने लिया यहाँ पे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए HIST होता है, और मैंने यहाँ पे x लिख दिया, x ले लिया, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कर दिया 5। तो 5 मेरे को हिस्टोग्राम चाहिए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया PLT डॉट शो। तो ये मेथड होता है शो मेथड, जिससे कि मेरे को वो क्रिएट करके दिखा देगा, विजुलाइज करके दिखा देगा। सो इन दिस वे 5 हिस्टोग्राम के उसमें मेरे को इसने दिखा दिया है कि जो मेरा ये वाला जो 0 से लेके 1 तक जो हिस्टोग्राम है, तो 0 से 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 है, और 1 से लेके 2 के बीच में जो है वो 25 वैल्यू हैं। 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4 मेरे पास जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को 5 तक की देखनी, तो 0 से लेके 5 तक की इसने वैल्यूज़ दिखा दी है मेरे को। तो आप देख सकते हैं कि 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक मेरे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 2 से लेके 4 तक मेरे पास करीब 16-17 वैल्यूज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 तक मेरे पास 25 से भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और 4 से लेके 5 तक मेरे पास सेकंड हाईएस्ट है, और जो मैक्सिमम मेरे पास जो एवरेज है वो 2 से लेके
4 के बीच में। तो मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का वो 2 से लेके 4 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ कि 0 से लेके 1 के बीच में मेरे पास 16 के करीब मेरे पास वैल्यूज़ हैं, और 1 से लेके 2 पे मेरे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, मतलब करीब 28 के करीब वैल्यूज़ होंगी। 2 से लेके 4 के बीच में मेरे पास 17 के करीब होंगी, 17 के करीब वैल्यूज़ होंगी, और 18 19 या 19 के करीब वैल्यूज़ मेरे पास 4 से लेके 5 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो मेरा हिस्टोग्राम है उसको रीड कर सकते हैं। सो द अरे वैल्यूज आर रैंडम नंबर्स एंड विल नॉट शो द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, ये रैंडम वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं शो करेंगे, लेकिन हाँ मेरे को एक रफ आइडिया जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे को बिग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बिग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं देख सकता हूँ, और आप उसमें चाहें तो अभी मैंने यहाँ पे 100 लिया है, 1 लाख नंबर भी ले सकते हैं, 2 लाख नंबर भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप हिस्टोग्राम देखेंगे उसका। अगर आप 100 हिस्टोग्राम बना के देखें या 50 हिस्टोग्राम बना के देखें, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन विजुअलाइज द थिंग। अब हम बात करेंगे नॉर्मल नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, विच इज नोन एज द गॉसियन कर्व। ठीक है, आप लोगों को पता होगा गॉसियन कर्व होता है ये, और इसको हम बेल लाइक कर्व भी बोलते हैं, बेल कर्व भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने 12th क्लास में या 11th क्लास में जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तब उसके अंदर होगा, ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है इस कर्व का वो होता है 1। ठीक है, जो इसका मिड पॉइंट होता है विच इज नोन एज द म्यू। म्यू का साइन है नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे म्यू लिखा है, तो म्यू इज नथिंग बट माई मीन वैल्यू। ठीक है, तो जो पूरी पॉपुलेशन होगी, जो मेरा डेटा सेट होगा, उसका मैं मीन कैलकुलेट कर लूँगा, और जब मैं मीन कैलकुलेट कर लूँगा तो वहाँ पे 50% का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, 50% का मतलब हो गया मेरा 0.5। ठीक है, और जब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में चलूँगा तब मेरा नेगेटिव वो आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब जो आप लोगों को पता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो जब मैं 0.5 से इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँगा तो जब लेफ्ट में चलूँगा तब डिक्रीज होगी 0.5 से वैल्यू, और जब मैं इसके राइट हैंड साइड पर चलूँगा तो इसकी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली ये परसेंटाइल बनाने के लिए काम में आता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो क्वारंटाइल प्रपोर्शन हम बनाते हैं इसके अंदर, जिसमें हम देखते हैं 25% पे क्या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, 50% पे क्या है, और 75% पे क्या है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, गूगल पे आप सर्च करेंगे, आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। सो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ अरे वेयर द वैल्यू आर कंसंट्रेटेड अराउंड द गिवन वैल्यू। ठीक है, तो हम एक देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज दिस काइंड ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका एक कंसेप्ट है नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम गॉसियन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। So it is created, developed by great mathematician which is known as Carl Friedrich Gauss. ठीक है, who come up with this formula of the data distribution. तो अब हम एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसको देखते हैं किस तरीके से वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है। तो इसके लिए मैं फिर से एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ, इसमें मैं लिखूँगा np.random.normal करके एक मेथड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 5.0 से 1.0 तक, और ये मैं नंबर लेता हूँ 1 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने 1 लाख नंबर्स लिए हैं, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे PLT और डॉट, अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे कितने सारे ये दिए हुए हैं, हिस्टोग्राम लूँगा मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम लेने के बाद मैं X, और मुझे कितने बार चाहिए 100।
और यहाँ पे मैं लिखूँगा plt डॉट शो। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ये देखिए, ये मेरा बेल लाइक कर्व बन गया है, ठीक है, गॉसियन कर्व बन गया है। तो अब जब मुझे इसको समझना होगा हाउ टू अंडरस्टैंड इट, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ 1 लाख वैल्यू लिए हैं टू ड्रॉ हिस्टोग्राम विद 100 बार्स। तो ये बेसिकली 100 बार्स हैं। ये मेरा मीन वैल्यू है, यहाँ पे 4 से लेके 6 के बीच में ये मेरा मीन वैल्यू है। ये 5 होगा बेसिकली, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है। तो वी हैव स्पेसिफाइड दैट द मीन वैल्यू इज 5 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, ठीक है। और जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 1 होगा। तो इसके अंदर जो मैंने नॉर्मल के अंदर पैरामीटर्स पास किए हैं वो इस तरीके से किए हैं, और मैंने 1 लाख वैल्यूज़ के ऊपर किया है इसको, ठीक है। सो द मीनिंग इज दैट द वैल्यू शुड बी कंसंट्रेटेड अराउंड द 5। तो ये जो मेरा मीन वैल्यू है इसके थ्रू ही मेरे कंसंट्रेटेड हो वैल्यूज़, उसके थ्रू ही मेरा वेरिएंस हो। तो जो मेरा रियली फर्दर अवे होगा वो 1 से ज़्यादा मेरा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 1 ही रहेगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो इसकी जो स्प्रेडिंग होगी वो विद इन द रेंज होगी, विद इन द स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगी। तो हम जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर लाई बिटवीन 4 एंड 6 विद द टॉप एट अप्रॉक्सीमेटली 5। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये मेरा मीन, अगर मैं यहाँ पे 5 कंसीडर करूँ तो जो मेरी मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी वो मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही रहने वाली हैं। तो वो यहाँ पे ही 4 से 6 पे ही लाई करेंगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन रख देता हूँ, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने जैसे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया है और 5 मेरा मीन ले लिया, तो ये 2.5 से 7.5 के बीच में मेरी ज़्यादा वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को समझ सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। तो ये मेरा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिखाया। सो इन दिस वे वी कैन हैव अ गॉसियन कर्व। लेकिन अभी ये सिर्फ अभी हम लोग इसको समझने के लिए इसको समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी रैंडम नंबर से मेरे पास कोई रियल डेटा सेट नहीं है। जब मेरे पास रियल डेटा सेट आ जाएगा तब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका समझ सकूंगा किस तरीके से किया जाएगा। तो जितने भी मेरे डेटा पॉइंट्स होंगे, जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड्स होंगे, वो मेरा n नंबर होगा। मतलब मान लीजिए अगर मेरे 70,000 रिकॉर्ड्स हैं तो n की वैल्यू 70,000 होगी। तो 70,000 का अगर मैं मीन कैलकुलेट करूंगा उसके हिसाब से मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बार स्कैटर प्लॉट भी समझा देता हूँ, स्कैटर प्लॉट किस तरीके से किया जाता है। तो इस स्कैटर प्लॉट समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डेटा सेट बनाते हैं, खुद का ही क्रिएट करते हैं, और इस डेटा सेट के अंदर एज और स्पीड, मतलब कार की एज के हिसाब से उसकी स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x लिया और यहाँ पे x मेरा इज़ नथिंग बट माई एज, और ये लिस्ट लिए मैंने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, 7, 8, 7 to 17 to 9, 4, 11, 12, 9 एंड 6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो है 13 कार्स ली हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे x वेरिएबल को तो माना है एज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको अंडरस्कोर एज, और उसके बाद मैंने एक y वेरिएबल लिया, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसके एज के हिसाब से उसकी स्पीड लिख देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ लिख दी 99, 86, 87, 88, 111, 86, 103,